हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। कल हम पल्लव वंश के बारे में डिस्कस कर चुके थे। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से कल हम पल्लव वंश को डिस्कस कर चुके थे। आज उन्हीं राजवंशों में से हम राष्ट्रकूट वंश को डिस्कस करेंगे। राष्ट्रकूट वंश का शासनकाल है ना, टाइम पीरियड की बात करें, राष्ट्रकूट वंश का टाइम पीरियड जाने तो 753 ईस्वी से लेकर 973 ईस्वी तक, 973 ईस्वी तक राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने शासन किया। अब हम उन शासकों को देखेंगे कि किन किन राजाओं ने शासन किया। तो राष्ट्रकूट वंश, प्राप्त अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट वंश का मूल निवास स्थान लातूर जिले का बीदर माना गया है। देखिए, जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार राष्ट्रकूट वंश का मूल निवास स्थान लातूर जिले का बीदर माना गया है। मूल निवास क्या माना गया है? लातूर जिले का बीदर। लातूर जिले का बीदर माना गया है। किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश की स्थापना हुई, जो कि वर्तमान में बरार के नाम से जाना जाता है। बाद में इनका निवास स्थान क्या बना? एलिचपुर। एलिचपुर बना, जो कि वर्तमान में बरार के नाम से जाना जाता है। बरार। जब राष्ट्रकूट वंश ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया तो उसके राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्य के सामंत थे। देखिए, जब राष्ट्रकूट वंशों ने अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया तो राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। अब देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। इसके टाइम पीरियड को जाने कि इसने कितने टाइम से कितने टाइम तक शासन किया, तो 735 से लेकर 756 ईस्वी तक इसने शासन किया। दंतिदुर्ग ने 752 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर दिया था। कितने ईस्वी में? 752 ईस्वी में चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर दिया था और बाद में स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। बाद में स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि इन्होंने जब स्वतंत्र शासन स्थापित किया था तो उसके पहले यह किसके सामंत थे? चालुक्यों के सामंत थे। जब इसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया तो उसके बाद जो दंतिदुर्ग ने नया राज्य गठित किया उसकी राजधानी मान्यखेत में बनाई। देखिए, जब इसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तो उसके बाद इसने अपनी राजधानी, राज्य गठित करने के बाद इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? मान्यखेत में। मान्यखेत को इसने अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में यह है मालखेड़, जो कि शोलापुर में है ना। मालखेड़, जो कि कहाँ है? शोलापुर में। इसने उज्जैन में हिरण गर्भ यज्ञ भी कराया था। उज्जैन में इसने कौन सा यज्ञ कराया था? हिरण गर्भ यज्ञ भी कराया था। कहाँ कराया था? उज्जैन में।
इसे महादान यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महादान यज्ञ के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंशों का निवास स्थान पहले कहां था? लाटूर में। उसके बाद इन्होंने एलचपुर में अपना निवास स्थान बनाया। इनका मूल निवास स्थान लाटूर में था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। इसका शासनकाल 735 से 756 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। स्वतंत्र होने के बाद इसने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया, जो कि वर्तमान मालखेड़ा सोलापुर में है। इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ भी कराया है ना, जिसे महादान यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, दंती दुर्ग के बाद देखिए, दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम वर्ष 756 में राजा बना था। दंती दुर्ग के बाद दंती दुर्ग का चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश की राजगद्दी पर बैठा था। उसने शासन किया। कृष्ण प्रथम का टाइम पीरियड 756 से लेकर 774 तक। देखिए, 753 से 773 तक राष्ट्रकूट वंश का रहा है ना, और 735 से लेकर 756 तक, 735 से लेकर 756 ईस्वी तक दंती दुर्ग ने शासन किया। उसके बाद उसके चाचा कृष्ण प्रथम ने 756 से 774 ईस्वी तक शासन किया। जब कृष्ण प्रथम के हाथ में शासन आया तो उसने वातापी के चालुक्यों का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। जब कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश की राजगद्दी पर बैठा तो उसने वातापी के चालुक्यों का पूर्ण रूप से दमन कर दिया। इसने बेंगी के चालुक्य तथा मैसूर के गंग शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। देखिए, कृष्ण प्रथम ने बेंगी के चालुक्य और मैसूर गंग के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकारने को बाध्य किया। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही कराया था। अब देखिए, कृष्ण प्रथम के बाद उसका पुत्र गोविंद द्वितीय, कृष्ण प्रथम के बाद उसका पुत्र गोविंद द्वितीय राष्ट्रकूट वंश की राजगद्दी पर बैठा। कृष्ण द्वितीय, जो कि गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय जो कि कृष्ण प्रथम का पुत्र था। देखिए, कृष्ण प्रथम ने गोविंद द्वितीय को बेंगी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था और वहां के राजा, बेंगी के राजा विष्णुवर्धन तथा गोविंद द्वितीय के बीच युद्ध हुआ। कृष्ण प्रथम ने गोविंद द्वितीय को बेंगी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, जहां का राजा विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन और गोविंद द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें विष्णुवर्धन की हार हुई। विष्णुवर्धन चतुर्थ की हार हुई। इसने राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। विष्णुवर्धन चतुर्थ ने राष्ट्रकूटों की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। ये जो गोविंद द्वितीय था वह एक अयोग्य शासक था। गोविंद द्वितीय एक अयोग्य शासक था।
जो गोविंद द्वितीय था भाई, एक अयोग्य शासक था। वह भोगविलास में लिप्त रहता था, जिसका लाभ उसके भाई ध्रुव ने उठाया और गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटा दिया और वह स्वयं सिंहासन पर कब्जा करके बैठ गया। गोविंद द्वितीय भोगविलास में लिप्त रहता था, जिसका फायदा किसने उठाया? उसके भाई ध्रुव ने, और गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटा दिया और वह स्वयं सिंहासन पर कब्जा करके बैठ गया। गोविंद द्वितीय के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन हुआ? ध्रुव धारावर्ष। ध्रुव धारावर्ष। ध्रुव धारावर्ष ने कितने वर्ष शासन किया? इसके टाइम पीरियड जाने तो 780 से लेकर 793 तक। 93 ईस्वी तक ध्रुव धारावर्ष ने शासन किया। अब देख गोविंद द्वितीय के शासनकाल की तो हमने बात ही नहीं की कि उसका टाइम पीरियड क्या था। तो गोविंद द्वितीय का टाइम पीरियड 774 से लेकर 780 ईस्वी तक गोविंद द्वितीय ने शासन किया, क्योंकि 74 तक तो कृष्ण ने ही शासन किया था, कृष्ण प्रथम ने। उसके बाद उसका पुत्र गोविंद द्वितीय राजगद्दी पर बैठा तो उसने 74 से 80 तक शासन किया। उसके बाद गोविंद द्वितीय का भाई ध्रुव धारावर्ष गद्दी पर बैठा और उसने 80 से लेकर 93 तक शासन किया। ध्रुव धारावर्ष 780 में अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बना। इसने उत्तरापथ की तरफ विजय अभियान चलाया। ध्रुव धारावर्ष ने उत्तरापथ की ओर विजय अभियान चलाया। उत्तरापथ की ओर इसने कौन सा अभियान चलाया? विजय अभियान चलाया। देखिए उत्तरापथ में इसने विजय अभियान चलाया और जब यह विजय अभियान सफल हो गया, तो उसके उपरांत इसने गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को अपना राज चिन्ह बनाया। गंगा यमुना के प्रतीक चिन्ह को इसने अपना राज चिन्ह बनाया। ध्रुव ही पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। देखिए ध्रुव धारावर्ष ही ऐसा पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग भी लिया था। देखिए प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट पराजित किया था। इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया, और पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना के निकट दोआब के पास पराजित किया था। अब देखिए ध्रुव धारावर्ष के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन हुआ? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने कितने वर्ष से कितने वर्ष तक शासन किया? टाइम पीरियड जाने तो 793 से लेकर 814 ईस्वी तक किसने शासन किया? गोविंद तृतीय ने, क्योंकि 793 तक तो ध्रुव धारावर्ष ने ही शासन किया। 793 के बाद गोविंद तृतीय ने 814 ईस्वी तक शासन किया। गोविंद तृतीय अपने पिता ध्रुव की मृत्यु के उपरांत शासक बना था। ध्रुव धारावर्ष की मृत्यु के उपरांत गोविंद तृतीय शासक बना। देखिए संजय ताम्रपत्र के अनुसार इसने अपने पिता की भांति उत्तरापथ पर विजय अभियान शुरू किया। ध्रुव धारावर्ष ने ही विजय अभियान शुरू किया था और गोविंद तृतीय ने भी अपने पिता की ही भांति विजय अभियान शुरू किया तथा हिमालय तक अपने अभियान को बढ़ाया। हिमालय तक इसने अपने अभियान को बढ़ाया। उत्तरापथ के अभियान के दौरान ही इसने मालवा, कौशल, कलिंग राजवंश के शासकों को भी पराजित किया था। जब इसने उत्तरापथ के अभियान चलाया तो उसके दौरान ही इसने मालवा, कौशल,
कलिंग राजवंशों के शासकों को भी पराजित किया था। दक्षिण भारत में पल्लव, पांड्य, गंग शासकों को भी हराया था इसने। दक्षिण भारत में इसने पल्लव, पांड्य, गंग शासकों को भी हरा दिया था। उनके द्वारा आपस में संधि कर बनाए गए संघों को भी ध्वस्त कर दिया था। जो उनके द्वारा संधि करके संघ बनाए गए थे उनको भी इसने ध्वस्त कर दिया था। अपने पिता ध्रुव धारावर्ष के द्वारा शुरू किए गए त्रिकोणीय संघर्ष में भी इसने भाग लिया। ध्रुव धारावर्ष ने जो त्रिकोणीय संघर्ष शुरू किया था उसमें गोविंद तृतीय ने भाग लिया और पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित भी किया था। देखिए, जो त्रिकोणीय संघर्ष ध्रुव धारावर्ष ने शुरू किया था उसमें गोविंद तृतीय ने भाग लिया और उसमें इसने पाल शासक धर्मपाल को हराया और प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया था। अब देखिए, गोविंद तृतीय के बाद अमोघ वर्ष प्रथम, जो कि गोविंद तृतीय का पुत्र था, उसने राष्ट्रकूट वंश पर शासन किया। अमोघ वर्ष प्रथम, अमोघ वर्ष प्रथम का टाइम पीरियड, तो इसने 814 से लेकर 878 ईस्वी तक शासन किया। 814 तक गोविंद तृतीय ने शासन किया और 814 के बाद 878 ईस्वी तक अमोघ वर्ष प्रथम ने शासन किया। अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। इसके गुरु का नाम गुरु जैनाचार्य जिनसेन था। गुरु का नाम गुरु जैन आचार्य जिनसेन था, क्योंकि यह जैन धर्म का अनुयायी था। अपने राज्य के शुरुआती दौर में यह कम आयु होने के कारण कर्क के संरक्षण में गद्दी पर बैठा था। इसकी कम आयु होने के कारण यह कर्क के संरक्षण में गद्दी पर बैठा था शुरुआती दौर में। अमोघ वर्ष के राज्यकाल तक राष्ट्रकूट वंश का पर्याप्त विस्तार हो गया था। देखिए, अमोघ वर्ष का जब राज्यकाल आया या फिर कहें शासन, इसने शासन किया प्रारंभ में, तब राष्ट्रकूट वंश का पर्याप्त विस्तार हो चुका था। काफी जगह राष्ट्रकूट वंश फैल चुका था। राज्य में स्थायित्व भी आ चुका था। जब राष्ट्रकूट वंश का फैल चुका था काफी जगह में, तो राज्य में स्थायित्व भी आ चुका था। जो अमोघ वर्ष था वह स्वयं एक महान विद्वान था। अमोघ वर्ष स्वयं महान विद्वान था। महान विद्वान था और इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना भी की थी। अमोघ वर्ष प्रथम ने कविराज मार्ग की रचना भी की थी। कविराज मार्ग की रचना भी की थी। अब किस भाषा में इसने रचना की थी? तो कन्नड़ भाषा में इसने इसकी रचना की थी। काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की इसने रचना की थी। कला और साहित्य के अपने प्रेम के कारण इसकी तुलना गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। कला और साहित्य में इसका प्रेम अधिक होने के कारण इसकी तुलना गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। इतिहासकारों द्वारा अमोघ वर्ष प्रथम की शांति प्रियता एवं उदारवादी
धार्मिक दृष्टिकोण के कारण इसकी तुलना सम्राट अशोक से भी की जाती है। देखिए तुलना, तुलना कला और साहित्य में निपुण होने के कारण, कला और साहित्य में अधिक प्रेम होने के कारण, अधिक प्रेम होने के कारण इसकी तुलना गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की गई है, गुप्त शासक है ना। और इतिहासकारों द्वारा अमोघवर्ष प्रथम की शांति प्रियता, शांति प्रियता, उदारवादी, धार्मिक दृष्टिकोण के कारण इसकी तुलना सम्राट अशोक से की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई थी, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। और शांति प्रियता, उदारवादी, धार्मिक दृष्टिकोण होने के कारण इनकी अमोघवर्ष की तुलना, अमोघवर्ष प्रथम की तुलना सम्राट अशोक से की गई, सम्राट अशोक से की गई। आदि पुराण के रचयिता, आदि पुराण के रचयिता, देखिए अब अमोघवर्ष के दरबार में कौन रहता था? अमोघवर्ष के दरबार में तो आदि पुराण के रचयिता आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, जिनसेन, अमोघवृत्ति के रचयिता शक्तियाना, अमोघवृत्ति के रचयिता सत्यना, गणित सार संग्रह महावीराचार्य, गणित सार संग्रह महावीराचार्य। अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में रहते थे। देखिए कौन कौन रहता है? आदि पुराण के रचयिता जिनसेन, अमोघवृत्ति के रचयिता शक्तियाना और गणित सार संग्रह के रचयिता, गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में रहते थे, अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में रहते थे। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इसने अपने जीवन का अंत किया। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। शासक कौन? अमोघवर्ष प्रथम। अनुयायी किसका था? जैन धर्म का। इसके गुरु कौन थे? गुरु जैन आचार्य जिनसेन, जिनसेन इसके गुरु थे। यह महान विद्वान था, अमोघवर्ष प्रथम महान विद्वान था। इसने रचना की थी काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की, कन्नड़ भाषा में इसने काव्य ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी। अब इसकी तुलना किससे की गई और क्यों की गई? तो इसकी तुलना कला साहित्य में अधिक प्रेम होने के कारण गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की गई थी। और दूसरी बार इसकी तुलना शांति प्रियता, उदारवादी और धार्मिक होने के कारण इसकी तुलना सम्राट अशोक से की गई। इसके दरबार में कौन रहता था? तो आदि पुराण रचयिता जिनसेन इसके दरबार में रहते थे। अमोघवृत्ति के रचयिता शक्तियाना इसके दरबार में रहते थे और गणित सार संग्रह के रचयिता महावीराचार्य भी इसके दरबार में रहते थे।
देखिए अमोघ वर्ष प्रथम के बाद, अमोघ वर्ष प्रथम के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन हुआ? कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय, कृष्ण द्वितीय का शासनकाल तो 878 से लेकर 914 तक, 914 ईस्वी तक इसने शासन किया। कृष्ण द्वितीय राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम का पुत्र था। जो कृष्ण द्वितीय था वह राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम का पुत्र था। यह एक कमजोर शासक था, यह एक कमजोर शासक था। कृष्ण द्वितीय का लगभग पूर्ण शासनकाल चालुक्यों के साथ संघर्ष में बीता। कृष्ण द्वितीय जब से राष्ट्रकूट वंश की राजगद्दी पर बैठा तब से उसने जितने भी वर्ष शासन किया तब से उसका शासन चालुक्यों के साथ संघर्ष में बीता। कृष्ण द्वितीय के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन हुआ? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय का शासनकाल टाइम पीरियड 914 से लेकर 929 ईस्वी तक कृष्ण तृतीय ने शासन किया। कृष्ण तृतीय कृष्ण द्वितीय का पौत्र था। जो कृष्ण द्वितीय था इसका पौत्र था, इसका पौत्र था इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय कृष्ण द्वितीय का पौत्र था। इंद्र तृतीय कृष्ण द्वितीय के बाद राष्ट्रकूट राज्य का स्वामी बना। कृष्ण द्वितीय के बाद राष्ट्रकूट राज्य का स्वामी कौन बना? इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय ने भी त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिया तथा प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित कर 915 में कन्नौज को लूट लिया था। अब देखिए त्रिकोणीय संघर्ष में इंद्र तृतीय ने भी भाग लिया। जो त्रिकोणीय संघर्ष था उसमें ध्रुव धारावर्ष ने भी भाग लिया था और त्रिकोणीय संघर्ष में इंद्र तृतीय ने भी भाग लिया। त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिकोणीय संघर्ष में इंद्र तृतीय ने भी भाग लिया तथा प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित कर 915 में कन्नौज को लूट लिया था। त्रिकोणीय संघर्ष में इसने प्रतिहार नरेश महिपाल को पराजित कर दिया था और कन्नौज को लूट लिया था। इंद्र तृतीय के ही शासनकाल में अरब बगदादी यात्री अलमशूदी भारत आया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में ही अरब बगदाद यात्री अलमशूदी भारत आया था। अलमशूदी ने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में अलमशूदी भारत आया था और इसने इंद्र तृतीय को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था। इंद्र तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन हुआ? अमोघ वर्ष द्वितीय। अमोघ वर्ष द्वितीय, इसका टाइम पीरियड जाने तो 929 से लेकर 929 से लेकर, क्योंकि 929 तक इंद्र तृतीय ने शासन किया, तो 929 से लेकर 930 तक इसने केवल एक साल ही शासन किया था। जो अमोघ वर्ष द्वितीय था वह राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम का पौत्र था। अमोघ वर्ष द्वितीय अमोघ वर्ष प्रथम का, जो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष प्रथम था उसका पौत्र था। इसने केवल एक वर्ष तक ही राज किया था। इसने केवल एक वर्ष तक ही शासन किया।
इसने केवल 1 वर्ष तक ही शासन किया। अमोघवर्ष द्वितीय का भाई गोविंद चतुर्थ। अमोघवर्ष द्वितीय का भाई गोविंद चतुर्थ अमोघवर्ष चतुर्थ ने अमोघवर्ष द्वितीय को गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन गया था। जो गोविंद चतुर्थ था, उसने अमोघवर्ष को गद्दी से हटा दिया था और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया था, स्वयं शासक बन गया था। अब देखिए, अमोघवर्ष के बाद गोविंद अमोघवर्ष के बाद अमोघवर्ष द्वितीय के बाद गोविंद चतुर्थ शासक हुआ। चतुर्थ शासक हुआ। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 930 से 936 रहा। 930 से लेकर 936 तक इसने शासन किया और इसने अपने भाई अमोघवर्ष को गद्दी से हटा दिया था और स्वयं राजा बन गया था। गोविंद चतुर्थ इंद्र तृतीय के द्वारा सशक्त किए गए राष्ट्रकूट राज्य को संभालने में विफल रहा। जो इंद्र तृतीय ने राज्य को सशक्त किया था, उसको गोविंद चतुर्थ संभालने में असफल रहा और जिससे वेंगी के चालुक्यों की शक्ति इस समय काफी बढ़ गई थी। जो वेंगी के चालुक्य थे, उनकी शक्ति काफी बढ़ गई थी और उनके आक्रमण के कारण राष्ट्रकूट राजवंश की शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई थी। उन्होंने आक्रमण किया और उसके कारण राष्ट्रकूट राजवंशों की शक्ति बहुत ही क्षीण हो गई थी। अब देखिए, गोविंद चतुर्थ के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन हुआ? अमोघवर्ष तृतीय। अमोघवर्ष तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक हुआ। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो यह 936 से, क्योंकि 936 तक गोविंद चतुर्थ शासक था, 936 से लेकर 939 ईस्वी तक 39 ईस्वी तक इसने शासन किया। केवल इसने 3 वर्ष ही शासन किया था। यह अमोघवर्ष तृतीय गोविंद चतुर्थ के बाद राष्ट्रकूट वंश का राजा बना था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। अमोघवर्ष तृतीय राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष द्वितीय के पौत्र का दूसरा पुत्र था। जो अमोघवर्ष द्वितीय था, उसके पौत्र का दूसरा पुत्र था कौन? अमोघवर्ष तृतीय। इसके बारे में बस हमें इतनी ही जानकारी मिलती है। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन हुआ? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय का टाइम पीरियड 936 तक, 936 से, क्योंकि 939 से, क्योंकि 939 तक अमोघवर्ष ने शासन किया, अमोघवर्ष तृतीय ने, तो 939 से 967 ईस्वी तक कृष्ण तृतीय ने शासन किया। कृष्ण तृतीय अमोघवर्ष तृतीय के बाद अगला शासक बना। यह अमोघवर्ष का पुत्र था। जो कृष्ण तृतीय था, वह अमोघवर्ष तृतीय के बाद अगला शासक बना। यह अमोघवर्ष का पुत्र था। अमोघवर्ष का पुत्र था कौन? कृष्ण तृतीय। इसने उपाधि किसकी धारण की थी? कृष्ण तृतीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इसने अकाल वर्ष की उपाधि इसने धारण की थी। और जब सत्ता इसके हाथ में आ गई थी, तब इसने कांची व तंजौर पर विजय अभियान चलाकर उन्हें जीत लिया था। जब इसके हाथ में सत्ता आ गई तो इसने कांची और तंजौर पर विजय अभियान चलाया, जिससे इसने कांची और तंजौर को जीत लिया था। ये जो कृष्ण तृतीय था, वह राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था। कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश के राजाओं में सबसे प्रतापी राजाओं में से एक था। कांची और तंजौर के सफल अभियान के बाद उसने तंजम कोंडा की उपाधि धारण की थी। देखिए, जब इसने कांची और तंजौर को जीत लिया, उसका अभियान सफल हो गया, तो इसने किसकी उपाधि धारण की? तो तंजम कोंड की उपाधि इसने धारण की थी। कृष्ण तृतीय ने चोल वंश के नरेश परांतक फर्स्ट को परास्त कर उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। जो कृष्ण तृतीय था, उसने परांतक नरेश, चोल वंश के परांतक नरेश को परास्त कर दिया था और उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने रामेश्वर में एक मंदिर व विजय स्तंभ स्थापित करवाया था।
इसने रामेश्वर में एक मंदिर और विजय स्तंभ स्थापित करवाया था। शांति पुराण के रचयिता पौन्य कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। जो शांति पुराण के रचयिता, अब देखिए इसके दरबार में पौन्य रहते थे, कृष्ण के दरबार में पौन्य रहते थे, जो शांति पुराण के रचयिता, शांति पुराण के रचयिता हैं। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी में राज्य सत्ता को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया। जब कृष्ण तृतीय की मृत्यु हो गई तो उसके उत्तराधिकारी में राज्य सत्ता को लेकर विवाद प्रारंभ हो गया, और उसकी मृत्यु के बाद खोटिंग अमोघ वर्ष कृष्ण तृतीय का जो छोटा भाई था, खोटिंग अमोघ वर्ष, तो कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, राज सिंहासन पर बैठा। खोटिंग अमोघ वर्ष चतुर्थ, खोटिंग अमोघ वर्ष चतुर्थ जो अपने भाई की मृत्यु के बाद राष्ट्रकूट वंश के राजगद्दी पर बैठा था, इसका शासनकाल तो 967 से लेकर 972 तक, 972 ईस्वी तक इसने शासन किया। खोटिंग अमोघ वर्ष जो कि अपने भाई के मृत्यु के बाद बैठा था इसकी राजगद्दी पर। कृष्ण तृतीय और खोटिंग अमोघ वर्ष दोनों ही अमोघ वर्ष तृतीय के पुत्र थे। इन दोनों की माताएं तो भिन्न थीं, इन दोनों की जो माताएं थी वो भिन्न थीं। अब देखिए कर्क तृतीय, खोटिंग अमोघ वर्ष के बाद खोटिंग अमोघ वर्ष के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन हुआ? कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय ने 972 से 973 ईस्वी तक शासन किया, 972 से 973 ईस्वी तक शासन किया। केवल इसने एक वर्ष ही शासन किया था। कर्क द्वितीय खोटिंग अमोघ वर्ष के बाद राष्ट्रकूट वंश का शासक बना, जो कि सिर्फ 18 महीने की सत्तारूढ़ पर रह सका। इसने केवल 18 महीने की सत्ता ही संभाली थी। कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि संस्थापक और अंतिम शासक, संस्थापक और अंतिम शासक को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि संस्थापक और अंतिम शासक ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी वंश का संस्थापक और अंतिम शासक ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय हुआ। चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय को पराजित कर कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। कर्क द्वितीय को चालुक्य राजा तैलभ द्वितीय ने 973 ईस्वी में पराजित किया था और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। तो संस्थापक कौन? दंतीदुर्ग, और अंतिम शासक कौन? कर्क द्वितीय था। अब देखिए इसमें एक चीज और देख लीजिए। देखिए 753 से 973 तक राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया था, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो कर्क द्वितीय अंतिम शासक था और इसने 973 ईस्वी तक, 973 ईस्वी में इसी का शासन था। अब देखिए कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक तो था, लेकिन यह अंतिम शासक तो था, मैंने आपको बताया, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक, अंतिम महान शासक कौन था, तो इसका आंसर कृष्ण द्वितीय होगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कृष्ण द्वितीय एक महान शासक था, राष्ट्रकूट वंश का यह एक महान शासक था, कृष्ण द्वितीय। कृष्ण तृतीय, क्योंकि कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। देखिए
अंतिम शासक कौन था राष्ट्रकूट वंश का? कर्क द्वितीय। लेकिन अंतिम महान शासक, आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन? कर्क द्वितीय। और अंतिम महान शासक आपसे पूछा जाए तब आप प्रश्न तृतीय पर आंसर टिक कीजिए। जबकि जो कर्क द्वितीय था वह एक कमजोर शासक था। कर्क द्वितीय बहुत ही कमजोर शासक था जिसके काल में राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो गया था। कर्क द्वितीय के काल में ही राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो गया, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। और कल्याणी की चालुक्य वंश की नींव पड़ी थी। राष्ट्रकूट वंश के बाद राष्ट्रकूट वंश जब 973 ईस्वी में कर्क द्वितीय के शासनकाल में समाप्त हो गया तो उसके बाद चालुक्य वंश की नींव पड़ी थी। चालुक्य वंश ने अपनी नींव रखी थी। चलिए, राष्ट्रकूट वंश को भी हमने आज डिस्कस किया। कल की वीडियो में हमने पल्लव वंश को डिस्कस किया था, तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में हमने राष्ट्रकूट वंश को पढ़ा। राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड हर एक पॉइंट को, राष्ट्रकूट वंश के हर एक पॉइंट को आपके साथ हमने डिस्कस किया और आपके हर एक पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।